तो आप सभी का एक नए प्रैक्टिस टेस्ट में स्वागत है। देखिए, ये हमारा अग्रवाल जी की बुक है, उसी को हम जो है सॉल्व करेंगे आज के सेट में। तो हमारा इसमें टोटल 15 मॉक टेस्ट हैं और बात करें तो प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपको मैं साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, और पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ही जाकर टेलीग्राम पे इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपको यह चैनल जो है अवेलेबल हो जाएगा। आपको वहाँ पे विद सॉल्यूशन के साथ यह आपको मिल जाएगा यहाँ वहाँ पे। तो ये देखिए, यही बुक है और जिसमें रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको टोटल 15 मॉक पेपर हैं और ये आपकी अग्रवाल जी की बुक है और इसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और इसका जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको इसका जो आपको टेलीग्राम पे इसका विद सॉल्यूशन के साथ आपको जो है वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अब देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है और मैं आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 4 सेकंड का समय दूंगा। 4 सेकंड का समय दूंगा और आपको जो है अपने माइंड में क्वेश्चन को जो है चूज कर लेना है। तो अब देखिए, कह रहा है कि क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में नवपाषाण युग के दौरान लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग जो है किया जाता था। ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना और लोहा। तो ये देखिए, 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 सेकेंड का टाइम है। और अगर बात करें पहले नंबर प्रश्न की तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। देखिए, भारत में नवपाषाण युग के दौरान लोगों द्वारा लोहा धातु का उपयोग किया जाता था। भारत में नवपाषाण युग के बाद सीधे लोह युग को जो है बढ़ावा दिया गया था। भारत में नवपाषाण काल के लोहे के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, वह एक तो आपका मिला है कहाँ पे, एक आपका मिला है भरतपुर में, एक मिला है आपका भरतपुर में और दूसरा मिला है आपका राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, तो राजस्थान में आपको जोधपुर में मिला है। और तीसरा आपका मिला है लाल कोटा। अब ये लाल कोटा कहाँ है, लाल कोटा आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आपको जो है लोह के आपको जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। आगे देखिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है प्रश्न। दूसरा कह रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी उत्तराधिकारी थी। तो देखिए, कह रहा है रुकनुद्दीन है, बहराम शाह है, मसूद शाह है और बलवन है। तो ऑप्शन हम ए लगा देंगे, रुकनुद्दीन। यानी जो रजिया सुल्तान थी ना, वह रुकनुद्दीन की उत्तराधिकारी थी। अब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी, तो रजिया सुल्तान जो गद्दी पर बैठी थी वह 1236 से और 1240 तक इसका शासन रहा है। 1236 से 1200 1236 से लेकर 1240 तक इसका जो है शासन चला। उसके बाद अगर यह बात करें तो यह पुत्री किसकी थी, तो यह पुत्री जो थी, यह पुत्री किसकी थी, तो यह पुत्री जो थी मुस्लिम तुर्की शासक कौन था, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी ये, इल्तुतमिश की यह जो है पुत्री थी। और बात करें तो यह पहली ऐसी मुस्लिम शासिका थी जो बिना यह पर्दा जो बिना पर्दे के और बिना पर्दे के और चोंगा चोंगा जो है सर पे चोंगा लगाकर यह दरबार में आती थी, जिसका लोगों ने और जो है विरोध किया और इसका जो मुंह था वह भी दरबार में जो है खुला रहता था। तो आगे देखिए, तीसरा नंबर कह रहा कि डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन है आपके पास कालीकट, गोवा और मछलीपट्टनम और बंगाल। तो ऑप्शन हम सी लगा देंगे, मछलीपट्टनम। यानी ऑप्शन सी देखिए, डचों ने भारत में पहला कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। और यह मछलीपट्टनम में कब स्थापित किया था, कितने ईस्वी में, तो 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में जो है इन्होंने स्थापित किया था। और बात करें तो इसके बाद कहाँ पे, तो 1610 में कहाँ पे स्थापित किया गया था, 1610 में पुलिकट में। 1610 में पुलिकट में स्थापना हुई थी। उसके बाद
16 में। उसके बाद 1616 में कहाँ पर किया गया था? तो सूरत में हुआ था, सूरत में हुआ था। उसके बाद कहाँ पे? फिर उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा, देखिए अंग्रेज़ों द्वारा 1760 में कहाँ पे फिर स्थापना हुई? उसके बाद यह आपके बवाड़ी वास में, बवाड़ी वास में जो है अंग्रेज़ों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, कारखानों को डचों द्वारा। अब देखिए यही क्या कह रहा है, कह रहा है लक्षद्वीप में कितने आवासीय द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने आवासीय द्वीप हैं? तो टोटल आपके 36 जो है आवासीय द्वीप हैं, परंतु इसमें आपके 10 द्वीप ऐसे हैं, 10 द्वीप ऐसे हैं जिसमें जो आबादी हैं, जो आपके आबादी वाले द्वीप हैं। 10 इसमें आबादी वाले द्वीप हैं। और जो आपके अनट्रेंड द्वीप इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, तथा पीटली द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। और यह संस्कृत लक्षद्वीप नाम 1 लाख द्वीप है। आगे देखिए, कह रहा भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन आपके पास है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और डी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन हम सी लगा देंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, सन 1936 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और पहले इसे हेली नेशनल के नाम से जाना जाता था। कैसे? तो पहले इसे हेली नेशनल के नाम से जाना जाता था। और यह कहाँ पर होकर जो है, यहाँ से होकर जो है रामगंगा नदी जो है यहीं से होकर बहती है। और इसका बंगाल टाइगर के संरक्षण हेतु इसकी स्थापना किया गया था। अब 6 नंबर है, कह रहा क्षेत्रफल के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन आपके पास कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, और ग्रेट स्लैब झील। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़े ताजे पानी का झील है, तो यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सुपीरियर झील। यानी उत्तर अमेरिका में स्थित यह लेक सुपीरियर झील है ना, यह क्षेत्रफल के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 31,700 मील स्क्वायर, इसका जो है क्षेत्रफल है। कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है मोटेंग चेम्सफोर्ड सुधार, और मिंटो माल्य सुधार, कैबिनेट मिशन योजना, और डी है क्रिप्स मिशन योजना। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस रूप में जाना जाता था? तो देखिए इसे मिंटो माल्य सुधार के नाम से जाना जाता था। और यह वर्ष आपका वर्ष 2006 ईस्वी में, वर्ष 2006 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक दिवस है। भारत सरकार अधिनियम 1909 को मिंटो माल्य सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उदारवादी गुटों के नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड जाकर भारत में मंत्री लॉर्ड जॉन मार्ले से मिले। इस तरह गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड जॉन मार्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो को विश्वास दिलाया कि भारत का संवैधानिक सुधार का तत्काल आवश्यकता है, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में लाया गया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाने लगा। और इसके अनुसार भारतीय शासन में सीमित रूप से भागीदारी बढ़नी थी। 8वां नंबर है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास है, देखिए रेगर प्रिक्स है, और अल्फ्रेड मार्शल है, जेएम कीन्स है, और रेगनर नरकेसे हैं। तो अगर बात करें, देखिए अब ये 2 शब्द आपको दे रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स दे रखा है। तो देखिए अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दे रखा है, तो यह क्या है? तो यह आपका जो है इसका जो शब्द के निर्माण की बात करें तो यह फ्रिक्स का निर्माण किया गया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स का तात्पर्य होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी छोटा अर्थशास्त्र, छोटा अर्थशास्त्र।
और यही बात करें छोटा अर्थशास्त्र, और आपका यहीं पे दे रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका अर्थ क्या होगा आपको, यानी बड़ा यानी बृहद अर्थशास्त्र, बृहद अर्थशास्त्र इसका अर्थ हो जाएगा। और इसने यह आपका नाम किसने दिया था, यानी इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका रैगनर फ्रिक्स ने किया था। ऑप्शन सी इसमें हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दी गई भौतिक मात्राओं में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, सापेक्ष वेग है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, और अपेक्षिक घनत्व है। तो अगर बात करें 9 नंबर की ना, तो डी देखिए अपेक्षिक घनत्व का जो है जैसे अपेक्षिक घनत्व को दिए गए पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, और अपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, नहीं स्क्वायर नहीं होता, आपका मीटर प्रति सेकंड ही होता है। और इसका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बात करें, इसका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कितना होता है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यही इसका जो है स्थिरांक होता है। आगे देखिए 10 नंबर आपके सामने है, कह रहा है कि 1 सेकंड में विस्थापन का परिणाम क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके पास हैं, त्वरण है, और आवेग है, चाल है, और बल है। 1 सेकंड में विस्थापन का परिणाम कहलाता क्या है, तो 10 का ऑप्शन हम सी लगा देंगे, चाल यानी स्पीड हो जाएगी। अब बात करें, अब चाल देखिए 1 सेकंड में विस्थापन का परिणाम तो आपका चाल कहलाता है। अब ये चाल होता क्या है, तो चाल जो आपकी होती है वह आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि है आपकी चाल, इसको नोट कर लीजिए, अदिश राशि है आपकी चाल। और बात करें तो चाल यानी स्पीड बराबर आपका होता क्या है, स्पीड बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम होता है। ये आपका सूत्र याद कर लीजिए, ये सूत्र आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चाल का मात्रक क्या होता है, अब यही बात करें चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक क्या होता है, तो चाल का मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका मात्रक। अभी 11 नंबर देखिए आपका क्या है, तो न्यूमेरिकल से प्रश्न है, कह रहा एक लघु औद्योगिक इकाई में 1 महीने में इस्तेमाल की गई विद्युत ऊर्जा 500 यूनिट है, तो इसे जूल में व्यक्त किया जा सकता है। अब बात करें तो विद्युत ऊर्जा देखिए, अब आपको देखिए 500 यूनिट तो आपको दे रखा है, KWH आपका कितना दे रखा है, तो KWH आपका कितना दे रखा है, तो 500 यूनिट आपका दे रखा है, 500 यूनिट दे रखा है। अब देखिए अगर बात करें एक KWH बराबर होता कितना है, तो ये आपका होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, 10 के पावर 6 जूल होता है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर रख देंगे कितना, तो इससे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 500 और गुणे 3.6 और इंटू 10 के पावर 6 जूल, 10 के पावर 6 जूल। अब देखिए अब 5 छक 30, और ये आपका हो जाएगा, इधर देखिए विद्युत ऊर्जा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और गुणे 10 के घाते आपका 6 जूल हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। यानी अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 के घाते 6 जूल है ना, अब देखिए विद्युत ऊर्जा बराबर ये हो जाएगा 1.8 और गुणे 10 के घाते 9 जूल हो जाएगा। अब ये देखिए ऑप्शन कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन देखिए विकल्प हम सी करेक्ट कर देंगे। आगे 12 नंबर देखिए, कह रहा है यदि एक स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का भार कितना होगा। यानी भार पूछ रहा है, यानी न्यूटन ही आपका पूछ रहा है, यानी देखिए न्यूटन पूछ रहा है, यहाँ आपसे W यानी भार यानी वेट आपसे पूछ रहा है। और बात करें
तो जी का मान कितना दे रखा है, तो जी का मान आपका 9.8 मीटर आपका दे रखा है। और फिर आपको एम आपका कितना दे रखा है, एम आपको 40 दे रखा है, एम आपको 40 दे रखा है। तो अब देखिए, अब बात करें तो देखिए एक आपका W बराबर क्या होता है, M इंटू आपका G होता है, W बराबर M इंटू जी होता है। अब यहीं पे M का मान 40 रख देंगे और देखिए G का मान कितना है, तो 9.8 है, G का मान 9.8 है। अब देखिए क्या करेंगे, तो 40 गुणे आपका हो जाएगा इसे हटाने के लिए 9.8 है ना, इसे हटा देंगे और नीचे हम जो है 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 10 से काटेंगे तो आपका 4 बार में कट जाएगा और 4 गुणे 98 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32 यानी 392 न्यूटन आ जाएगा, 392 न्यूटन आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी हम जो है इसमें करेक्ट कर देंगे। कह रहा 0.25 एम्पियर विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए 2 सेकंड में एक चालक के माध्यम से भेजे जाने वाला विद्युत आवेश है। क्या कह रहा है कि 0.25 एम्पियर के जो है विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए 2 सेकंड में एक चालक के माध्यम से भेजे जाने वाला विद्युत आवेश है। अगर बात करें देखिए, अगर यहाँ पे आपको देखिए एक सूत्र होता है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, Q इंटू आपका टी होता है। क्या होता है, तो Q इंटू आपका टी होता है, Q इंटू टी होता है, जिसमें हमारा Q का मान हमसे पूछ रहा है, Q का मान पूछ रहा है। अब I का मान हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे, तो I का मान आपको दे रखा है कितना, तो 0.25 I का मान दे रखा है। अब बात करें, अब T बराबर कितना दे रखा है, तो T बराबर आपको 2 सेकेंड दे रखा है, 2 सेकेंड आपको T बराबर दे रखा है। तो Q बराबर I इंटू टी हम रख देंगे। तो अब देखिए इसी पे मान रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 2 कर देंगे और नीचे हम जो है 100 से जो है भाग दे देंगे। अब देखिए तो ये आपको जो है दशमलव आपका हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 2 और बटे आपका हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी क्या आ जाएगा, क्यों बराबर आपका आ जाएगा 1/2। अब 1/2 का मान क्या होता है, ये आपका होता है 0.55 हो जाएगा, यानी आपका कूलाम आ जाएगा। देखिए विकल्प हम बी लगा देंगे। आगे देखिए 14 नंबर कह रहा है रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्था का नियम किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो प्रत्यास्था का नियम की बात करें तो 1676 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्था का नियम पर जो है प्रतिपादित किया था। और इन्होंने कहा था कि जो किसी वस्तु के अपेक्षाकृत छोटे विरूपण के लिए विरूपण का विस्थापन या आकार सीधे विकृत बल जो आपका होता है वह आपके बल बटे आपका भार के समानुपाती होता है। कह रहा है यदि वायु में प्रकाश का वेग आपको 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो अपवर्तनांक 2 वाली एक वस्तु के प्रकाश का वेग आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक यानी n का मान आपको कितना दे रखा है, n का मान आपको 2 दे रखा है। अब बात करें तो देखिए c आपका कितना दे रखा है, तो c आपको दे रखा है 3 गुणे 10 के घाते आपको 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। अब देखिए n बराबर होता क्या है, n बराबर आपका होता है c अपॉन में आपका v होता है। तो हमें मान किसका चाहिए, हमें तो मान v का चाहिए। तो देखिए v को हम इधर लाएंगे, अब क्या हो जाएगा, तो c अपॉन में आपका n हो जाएगा। तो अब देखिए आप मान रखेंगे v बराबर c हमारा कितना है, तो 3 गुणे कितना है, v का मान है 3 गुणे 10 के घाते 8 और बटा क्या कर देंगे, बटे हम कर देंगे 2। तो 3 को देखिए 2 से जब 3 को काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1.5 और गुणे आपका 10 के घाते 8 हो जाएगा, 10 के घाते 8 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 1.5 और 10 के घाटे 8 हमारा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे। 16 नंबर कह रहा कि यदि किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है
तो उत्पन्न आवर्धन आपसे पूछ रहा है। तो एफ यहाँ पे आपको देखिए एफ का मान कितना दे रखा है, एफ का मान आपको दे रखा है -20 सेंटीमीटर दे रखा है। और भी का मान हमसे पूछ रहा है, भी का मान हमसे पूछ रहा है। अब एम का मान और भी का मान और किसका, तो हमारा यू का यानी प्रारंभिक जो हमारा दे रखा है -40 दे रखा है, -40 दे रखा है। और एम हमसे पूछ रहा है, एम भी हमसे पूछ रहा है। तो अवतल लेंस के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं, अवतल के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं, 1/, देखिए क्या होता है, अवतल के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं 1/-f और बराबर -1/v और प्लस का 1/-u। ये अवतल के लिए सूत्र होता है। ये इसको देखिए अवतल के लिए आप सूत्र होता है। और बात करें तो इसी पे हम मान रखेंगे, इसी पे मान रखेंगे। तो देखिए f का मान हमारा है -20 और बराबर लगा देंगे 1/v हो जाएगा और माइनस का 1/40 हो जाएगा। तो हमें तो जो है भी का मान चाहिए, हमें भी का मान चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, माइनस का 1/20 और प्लस जो है 1/40 को इधर लाएंगे तो आपका जाके प्लस में हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा 1/- का भी हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, देखिए अब हम ले लेंगे माइनस का 1/भी इधर लाएंगे और जो है 20 और 40 का एलसीएम ले लेंगे तो 40 आपका एलसीएम हो जाएगा, 40 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब माइनस का 2 और प्लस का आपका 4 हो जाएगा, यानी 20 से काटेंगे, 20 दूना 40 और 40 एकम 40, यानी आपका देखिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो -2 में से प्लस का 4 जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो 1/, आपका 40 आ जाएगा। यानी भी का मान आपका कितना आ जाएगा, 40 आ गया। अब आप देखिए भी का मान तो आपका 40 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, आवर्धन चाहिए। हमें एम का, देखिए हमें जो है एम का मान निकालना है ना, हमें एम का मान निकालना है। तो एम बराबर होता क्या है, तो आपका माइनस का बी और अपॉन आपका यू होता है। अब माइनस का भी आपका 40 है और यह भी आपका यू का मान भी 40 आया है, इसको काट देंगे तो माइनस का 1 आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए विकल्प डी हम जो है इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, आगे देखिए। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है और कह रहा है देखिए अगर कपूर को जो आपको है साल्ट से यानी नमक से अलग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अपकेंद्रण के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, दोनों आसवन और अपकेंद्रण के द्वारा, या डी विकल्प कह रहा है कि आसवन के द्वारा। तो 17 नंबर प्रश्न है, अगर बात करें देखिए 17 की, ऑप्शन बी लगा देंगे ऊर्ध्वपातन के द्वारा, यानी कपूर को नमक से ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ जो है अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परावर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है अवस्था मध्यवर्ती अवस्था से परावर्तित होती है। कपूर को ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में उड़ाकर ऊर्ध्वपातन का यह उदाहरण है, हम भी इसमें लगा देंगे। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया जो है चूना पत्थर और लाइम स्टोन को से जो है बुझा चूना तैयार करने के लिए की जानी चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास है विस्थापन और अपचयन, अपघटन और संयोजन, दिक् विस्थापन और ऑक्सीकरण, अपघटन और अवक्षेपण। तो अगर अपघटन और संयोजन जो आपकी अपक्रिया है, देखिए विकल्प बी, अपघटन और संयोजन की जो आपकी अपक्रिया है यह चूना पत्थर से बुझा हुआ चूना तैयार करने के लिए की जाती है। जिसमें अगर बात करें तो देखिए आपका CO3 और प्लस आपका H2O प्लस H2O अगर अपक्रिया कराते हैं तो आपका क्या होगा, अपक्रिया कराएंगे तो CaOH का जो है होल ट्वाइज हो जाएगा और प्लस का आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब बात करें तो यह जो आपका है यह बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। और ये क्या है, ये वाला, ये जो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर है। ये आपका चूना पत्थर है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका बुझा हुआ चूना है। अब ये आपका हीट हुआ, यहाँ पे हीट अगर कराए हैं ना, हीट यानी हीट आपका दिया गया है तो आपका बुझा हुआ चूना तैयार हुआ है। आगे देखिए
कह रहा है किसी गैस का उपयोग उन प्लास्टिक बैग का फ्लश करने के लिए किया जाता है जिनमें तेल में तले हुए चिप्स या अन्य खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए पैक किया जाता है। आपके पास है हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप लोग जो चिप्स खाते हैं ना, उसमें आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स तो 10 रुपये का होता है, लेकिन मटेरियल क्या मिलता है उसमें? मटेरियल के नाम पे उसमें कुछ जो आपके चिप्स के दाने होते हैं, चिप्स के दाने होते हैं, लेकिन उसमें आपकी नाइट्रोजन गैस इस वजह से भरी जाती है ताकि इसमें जो है किसी बहाय रूपी नमी जो है ना आए, जिससे आपका जो है चीज़ें जो है आपकी अविकृत यानी ख़राब ना हो। इस वजह से जो आपका नाइट्रोजन गैस है जो ना, इसके अंदर जो है आपकी भरी जाती है। और नाइट्रोजन आपकी एक अक्रिय गैस होती है। कैसी गैस होती है? तो नाइट्रोजन आपकी एक अक्रिय गैस होती है। अब यही 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अपचयक के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन टेलुराइड, पानी, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सेलेनाइड। तो 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन सेलेनाइड। यानी हाइड्रोजन सेलेनाइड जो होता है वह यौगिक अपचायक के रूप में कार्य नहीं करता है, जबकि जो आपका हाइड्रोजन टेलुराइड है, पानी है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, यह कार्य करते हैं। यह आपका नहीं कार्य करता है। तो यही हमारा पूछ रहा था नेगेटिव, यानी नेगेटिव के लिए हमारा नेगेटिव उत्तर होता है। अब पूछ रहा है सोडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड की प्रकृति क्या होती है जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है। तो ऑप्शन है आयनी और सहसंयोजक और उपसंयोजक दोनों, उपसहसंयोजी और सहसंयोजी। तो सोडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड की प्रकृति होती है जब वह हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है। 21 का ऑप्शन ये हो जाएगा, यह आपका आयनी होता है। अब सोडियम द्वारा निर्मित जो हाइड्राइड की प्रकृति आयनी होती है जब वो हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है। अपक्रिया करता है कैसे करता है? तो जिसमें आपका 2 अणु हाइड्रोजन के और प्लस आपका सोडियम के 2 अणु और इसमें हाइड्रोजन का आपका 2 अणु जब आपकी अपक्रिया करते हैं तो आपके 2 सोडियम और हाइड्रोजन आपके हो जाते हैं। ये आपका अपक्रिया करके साथ आपका बनता है। 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 22 नंबर कह रहा है कि उस धातु को आपको पहचान करना है जो पीतल और कांस्य दोनों से सामान्य है। ऑप्शन आपके पास है सीसा, जस्ता, टीन और तांबा। तो 22 का देखिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। या देखिए कापर एक ऐसी धातु है जो आपकी पीतल और कांस्य दोनों में सामान्य होती है। पीतल और कांस्य में जो आपकी तांबा होती है ना, वो आपकी सामान्य होती है। और पीतल आपकी जो होती है, पीतल या आपकी पीतल जो होती है ना, पीतल जो आपकी होती है वह मिश्र धातु होती है। किसकी? तो ये आपकी कापर की और प्लस आपकी जिंक की यानी Zn की। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा वायु को एक मिश्रण जाना जाता है ना कि यौगिक, ऐसा क्यों? कह रहा है कि हवा में मौजूद प्रत्येक घटक अपने गुणों को बनाए रखता है और इसके घटकों को अलग नहीं किया जा सकता है और इसके घटक रासायनिक रूप से हवा बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर देखिए 23 की बात करें तो वायु को एक मिश्रण माना जाता है ना कि ना कि यौगिक। क्यों? क्योंकि हवा में मौजूद प्रत्येक घटक अपने गुणों को बनाए रखता है। और बात करें तो देखिए वायु की संरचना जो है वह परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि विभिन्न स्थानों पर वायु में विभिन्न आपकी जो है गैसें आपकी यहाँ पे मौजूद होती हैं, इस वजह से इसे अपने गुणों को बनाए रखता है। अब 24 नंबर क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से एक अभिक्रिया का उपयोग मक्खन और मूंगफली के तेल में अंतर करने के लिए किया जाता है। तो कह रहा कि ये कह रहा कि गर्म करने पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया या सांद्रण H2SO4 बूंदों की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया, या आपका सी कह रहा है क्या, सी कह रहा है आपसे कि CaCl4 ब्रोमीन के साथ अपक्रिया, और डी कह रहा है कि गर्म करने पर सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया। तो अगर ये आपको एक अपक्रिया के दौरान मक्खन और मूंगफली के तेल में अंतर करने के लिए क्या किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि आपका CaCl4 में
ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराना पड़ता है, जिसमें आपके देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे आपके सी के आपके बंद होते हैं। जैसे आपका देखिए यहाँ पे सी के आपके बंद होते हैं जब आपका ब्रोमीन के साथ आपकी यह अपक्रिया किया जाता है, तो आपके सी आपके देखिए इसके 4 अणु आपके देखिए सहसंयोजी आपके होते हैं। आगे देखिए 25 नंबर कहला कि सिलिटेंट्रा यानी नाइजीरिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो कह रहा है कि सिलिटेंड्रा निडारिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है साइकन, हाइड्रा और समुद्री फूल यानी समुद्री एनीमोन और जेलीफिश। तो 25 नंबर प्रश्न है, तो ये हमारा हो जाएगा साइकन हो जाएगा। अब देखिए साइकन सेलिटेंड्रा का जो है उदाहरण नहीं होता है। यह आपका जिसे स्फाइपा भी कहा जाता है, उथले पानी में चट्टान या अन्य किसी गण से यह जुड़े होते हैं और ये ट्यूब के आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई जो होती है आपकी 3 इंच तक इनकी ऊंचाई होती है और इनका रंग आपका यानी वाइट क्रीमी कलर के इनके जो है इनका कलर होता है वाइट क्रीमी कलर के। कह रहा पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो 26 का हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड की। अब बात करें तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में वायु कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जो है जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट को निर्माण करती है और ऑक्सीजन गैस का वायुमंडल में जो है वह मुक्त करती है। तो ऑप्शन हम सी लगा देंगे। कह रहा मनुष्य के कान का वह भाग है जो चारों ओर से ध्वनि एकत्र करता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है हैमर, पिन्ना, एनिमोइल और स्टीरप। तो मनुष्य के कान का वह भाग है जो चारों तरफ से ध्वनि एकत्रित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है आपका पिन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मनुष्य के कान का वह भाग जो चारों ओर से ध्वनि एकत्रित करता है उसे पिन्ना कहा जाता है। और यह आपका बाहरी कान पिन्ना केवल आपका स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है, जिसमें कान पीले रंग का हल्की प्रत्यास्था उपस्थिति से जो है यह बना रहता है। अब आपके पास अभिकथन है और उसके बाद आपको तर्क दे रखा है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है आपकी वह 1% बता रहा है। अब तर्क यही कह रहा है कि हमारे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, यानी हरे पौधे जो होते हैं ना वह कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वह ग्लूकोज में परावर्तित करते हैं, ग्लूकोज में परावर्तित करते हैं। तो अब कह रहा है कि इसमें से आपका कथन आपको 4 दे रखा है, तो इसमें आपको कथन कौन सा सही होगा। तो देखिए अगर बात करें अभिकथन की बात करें, देखिए हम अगर 28 की बात करें ऑप्शन हमारा ए लग जाएगा कि अभिकथन तो सही है लेकिन आपका तर्क गलत है। आपका यहाँ पे देखिए तर्क ही गलत है। अभिकथन की बात करें तो अभिकथन में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% सही है। क्या है, तो ये तो हमारा अभिकथन सही है, लेकिन आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे कह क्या रहा है कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को रंगहीन और गंधहीन गैस पृथ्वी पर जीवन से अति आवश्यक होता है। कह रहा निम्नलिखित में से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो ये आपके ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी को। अब बात करें तो देखिए यह ब्रिटिश कालीन एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापारी और आरंभिक राजनेता के रूप में सामाजिक नेता इन्हें माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का आपको किस तिथि को मनाया जाता है, तो अगर बात करें देखिए अब डी को तो हमारा भारत राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाया जाता है 31 अक्टूबर को।
31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यहीं आपका 27 अक्टूबर दे रखा है। 27 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को श्रव्य दिवस मनाया जाता है। श्रव्य दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। और 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययी दिवस मनाया जाता है। विश्व मितव्ययी दिवस मनाया जाता है। और 29 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। जो आप लोग इंटरनेट चलाते हैं ना, इंटरनेट दिवस आपको मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। अब आप देखिए, आपके सामने मैथ का क्वेश्चन है। अब मैथ का क्वेश्चन है। अब मैं अगर बात करूं तो देखिए, मैथ सॉल्व करने से पहले हम करेंगे रीजनिंग सॉल्व। क्योंकि देखिए, मैथ सॉल्व करने से पहले हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। और ये तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको 32 से सॉल्व कराऊंगा, अभी नहीं, लास्ट में। पहले मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा। तो ये देखिए, आपके पास में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको कमेंट में 31 का ऑप्शन ए, बी, सी या डी ऐसे आपको जो है लिखकर आपको भेजना कि इसका आपका उत्तर कौन सा होना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको रीजनिंग की तरफ ले चलता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में मैथ सॉल्व कराऊंगा। तो फटाफट जवाब दीजिए। कॉपी कलम की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को जो है आप पॉज करके, क्या करके, वीडियो को पॉज करके आप खुद पहले सॉल्व कीजिए। फिर आप जो है ना समझ आए फिर वीडियो आगे जो है रिपीट कीजिए। तो कह रहा है, देखिए, डैमेज का अर्थ क्या होता है? डैमेज का संबंध रिपेयर से, तो विस्पर का संबंध आपसे पूछ रहा है। तो डैमेज का अर्थ क्या होता है? 52 नंबर है ना। देखिए, डैमेज का अर्थ क्या होता है? टूटना या क्षति होती है। क्या होता है? क्षति होता है। क्षति होता है। और रिपेयर का अर्थ होता है आपका मरम्मत। यानी यह एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी क्षति होगा तो वो क्या होगा? तो आपका मरम्मत होगी। और विस्पर का अर्थ क्या होता है? तो विस्पर का अर्थ आपका होता है कानाफूसी। कानाफूसी। कानाफूसी यानी आप देखिए, अगर किसी की चुगली करना है तो लोग कानाफूसी करते हैं, यानी धीरे धीरे बहुत बात करेंगे, बहुत धीरे धीरे बात करेंगे अगर किसी की चुगली करना है। और शॉर्ट आपका देखिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट का अर्थ क्या होगा? अगर आपको किसी के गुस्सा करेंगे तो आप जो है चिल्लाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? चिल्लाना शुरू करेंगे। ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बस एक दूसरे के अपोजिट थे। अब यही कह रहा कि उस विकल्प को आपको प्रतिस्थापित करना है जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। अब आपका 620 दे रखा है। कितना दे रखा है? 620 दे रखा है। तो 620 को हम तोड़ देंगे। 6 प्लस 2 और प्लस आपका 0 हो जाएगा। और यहीं पर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 6 2 आपका कितना हो जाएगा? 20 तो 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए 5। अब 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यही मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 पचे आपका 40 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आया हुआ है ना। अब देखिए 5 और 8 दे रखा है। 5 और 8 दे रखा है। तो क्या करेंगे? 5 प्लस का 8 और प्लस का 0 और गुणा करा देंगे 5 से। तो अब देखिए 8 5 हमारा 13 होता है। 13 गुणे 5 आपका 13 पच्चे कितना हो जाता है? तो 65 हो जाएगा। कह रहा, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी ठीक अनुवर्ती संख्या द्वारा। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? अनुवर्ती यानी यानी 8 के बाद ऐसी 8 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जिससे यह कटना चाहिए। यानी 8 जो है 8 के बाद की संख्या, यानी 8 के बाद की, ये नहीं 9 नहीं, आपका 8 के बाद आना चाहिए वह संख्या। और वह आपकी पूरी कटनी चाहिए। यानी आपका 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा। ऐसी संख्या हमें चाहिए। तो ऐसी संख्या के लिए देखिए, ऐसी संख्या के लिए एक तो आपका 8 और 4 यहाँ देखिए। 8 और 4 यहाँ 1 मिनट देखिए, यहाँ पे 8 और 4 यहाँ देखिए। एक तो ये आपका ये हो गया। फिर आपका देखिए 8 और 2 यहाँ देखिए। फिर 8 और 4 यहाँ देखिए। फिर आपका 8 और 8 यहाँ देखिए। फिर और 8 और 2 यहाँ देखिए। यानी 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया। फिर आपका एक 6 हो गया। फिर एक आपका यहाँ पे देखिए 6 हो गया। एक फिर आपका यहाँ पे 7 हो गया और एक आपके यहाँ पे 8 हो गया। यानी ऐसे टोटल इसमें आपके 8 हैं। कितने? टोटल इसमें 8 हैं, जिसे पूर्णतः आपका विभाजित होगा। आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित संख्या
अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं और जिनके प्रत्येक ठीक पहले आपका 5 है और ठीक बाद में आपका क्या है 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं? तो ऐसे कितने हैं? तो देखिए एक तो आपका 5 7 3, 5 7 3 है। आगे देखिए फिर आगे 5 7 4 हो गया, यानी 2 नहीं होना चाहिए आपके 5 के बाद, 2 नहीं होना चाहिए। तो अब फिर देखिए 5 7 9 हो गया। उसके बाद देखिए 7 के पहले तो आपका 5 है, उसके बाद आपका देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ऐसे कितने हैं टोटल आप देखेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक आपका यहाँ पे 5 है। तो ऐसे आपके टोटल 5 हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है? कह रहा श्रेणी में अगली संख्या आपको बताना है। तो श्रेणी में अगली संख्या आपको बताना है। तो अगली संख्या देखिए, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको संख्याएं तो बड़ी देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इनका डिफरेंट निकालते हैं। 372 में से 339 जाएगा, तो आप डिफरेंट देखिए -33 का, -33 का। फिर यहाँ से यहाँ तक का आपका कितने का? तो -53 का, -53 का डिफरेंट। फिर यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो 53 के बाद -73 का डिफरेंट। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट देखेंगे तो -93 का। अब देखिए -93 का। अब 33 से 53 का डिफरेंट देखेंगे तो आपका 20 का, 20 का। 53 से 73 का 20 का। अब 53 से 73 के 93 का 20 का। अब देखिए 100 किसमें? 100। फिर आपका देखिए यहाँ 93 में अगर हम क्या जोड़ देंगे? 20 जोड़ देंगे। 93 में 20 तो कितना आएगा आपका? यहाँ से देखिए 103 आना चाहिए, 103 आना चाहिए ना। 103 जब इसमें से आपका माइनस होगा ना, 120 में से 103 जाएगा तो आपका 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए 7 आपका कहाँ पे दिख रहा है? तो विकल्प हम सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। कह रहा श्रेणी में अगली संख्या आपको बताना है। तो अब श्रेणी में अब फिर उसी तरह की यह संख्या उसी तरह का यह क्वेश्चन है। तो अगर मैं मार्कर मोटा कर लूँ, अब बात करें तो 12 और 5 आप देखिए इनका डिफरेंट 12 5 का। तो 12 5 हमारा 17 और 17 और 24 का डिफरेंट देखते हैं तो आपका 7 का, और 24 और 33 का डिफरेंट देखते हैं तो आपके 9 का डिफरेंट, और 34 और 44 का डिफरेंट देखते हैं तो आपका 11 का डिफरेंट। यानी कितने का आपका अंतर कितने का मिल रहा है? तो अंतर आप देखेंगे 2 का, 2 का, 2 का डिफरेंट। और उसके बाद अगर हम देखिए 11 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, 11 में जोड़ दे देते हैं तो हम 13 आ जाएगा। और देखिए 44 में 13 हम जोड़ देते हैं तो 4 3 हमारा 7 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, 57 आ जाएगा। तो 57 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। अब क्या देखिए क्या कह रहा है? कह रहा वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मोजीतो और चॉकलेट को दर्शाती है? मोजीतो और चॉकलेट को दर्शाती है। कह रहा वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मोजीतो और चॉकलेट को दर्शाती है? तो जहाँ जो आपका सबसे बड़ा त्रिभुज है जूस को दर्शाता है, और दूसरा सबसे बड़ा त्रिभुज मोजीता को दर्शाता है, और वृत्त चॉकलेट को दर्शाता है, तो वर्ग आइसक्रीम को दर्शाता है। यहीं पे आप देखिए पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा कि केवल मोजीता और चॉकलेट को दर्शाता है। तो मोजीता और चॉकलेट को दर्शाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर दूं, तो मोजीता और चॉकलेट को दर्शाने के लिए तो मैं आपको देखिए ये सबसे बड़ा वाला क्या है? सबसे बड़ा वाला आपका आइसक्रीम है। ये आपका आइसक्रीम है, ये आपकी आइसक्रीम हो गई। अब बात करें ये छोटा वाला त्रिभुज क्या है? तो ये आपकी मोजीता यही है, ये आपकी मोजीता हो गई। और बात करिए आपका सर्कल दे रखा है, सर्कल क्या है? तो सर्कल आपका चॉकलेट है, सर्कल आपका चॉकलेट है। अब एक बचा ये वाला, ये वाला आपका ये वाला क्या है? ये वाला जो आपका है ये एक मिनट, ये देखिए यही वाला आपकी आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम है, ये आपका नहीं होगा, ये वाला आपका आइसक्रीम है, आइसक्रीम है। और बड़ा वाला ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज आपका दे रखा है ना, ये आपका क्या है? तो ये आपका जूस है,
ये आपका जूस हो जाएगा, ये आपका जूस हो जाएगा। तो अब हमसे मोजीता और क्या पूछ रहा था, तो आपसे मोजीता और चॉकलेट पूछ रहा था। तो देखिए ये आपका मोजीता और चॉकलेट पूछ रहा था ना, तो ये आपका चॉकलेट वाला है और आपका ये देखिए ये त्रिभुज आपका मोजीता के अंदर है। तो ऐसे आपको देखिए दो आपको मिलेगा, दो ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं देखिए क्या कह रहा है, कथन आपका कह रहा है क्या, कह रहा है कि प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई जो है 6 भाषाएं बोलता है। कथन है आपका, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए पहली बार मैं आपको एक ही वीडियो में आपको पूरे 75 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे 75 क्वेश्चन कराऊंगा। शायद यूट्यूब पर आपको कोई ना कराए, शायद यूट्यूब पर आपको जब एग्ज़ाम होगा तभी आपको बहुत सारे लोग जो आपको मैराथन डोज लेकर आएंगे वही आपको कराएंगे। लेकिन मैं आपको जो है 1 या 1.5 घंटे की क्लास में मैं आपको जो है 75 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और एक प्यारा सा, अगर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर रखे हैं तो अपने भाई को सपोर्ट के तौर पर चैनल को लाइक करके एक प्यारा सा इमोजी ज़रूर सेंड कीजिए। इससे यूट्यूब को एल्गोरिज्म जो है उसे यह लगता है कि क्लास अच्छी है, वह आपका जो है ये जो वीडियो को और रिकमेंड करता है। बस इतनी सी बात है और कुछ मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए कथन कह रहा है कि प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई जो है वह 6 भाषाएं बोलता है, यानी 6 लैंग्वेज जो है, 6 लैंग्वेज जो है प्रत्येक ऑस्ट्रेलियान बोलता है। एंटोनी जो है वह 6 भाषाएं बोलता है। तो अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है एंटोनी एक ऑस्ट्रेलियान है। तो यह बात तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि वह 6 भाषाएं बोलता है तो इसका मतलब वह ऑस्ट्रेलियाई है। और कह रहा है दूसरे देश को लोग 6 भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, तो बिल्कुल यह भी सत्य है क्योंकि जो अब ऑस्ट्रेलियाई हैं वही केवल 6 भाषा बोलते हैं, दूसरे देशों के लोग यह 6 भाषाएं नहीं बोल सकते। तो यह भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे, दोनों निष्कर्ष हमारे कहाँ पे हैं, तो देखिए विकल्प हम ई लगा देंगे कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 हमारे अनुसरण करते हैं। अब कितना नंबर है, 1 मिनट देखने दीजिए, 59 था ना, 59 60 नंबर। तो 60 नंबर है आपके सब सामने। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन, उसके बाद आपको दो तर्क संगत दे रखे हैं। आपको निर्णय में कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा दुर्लभ तर्क है। आपको अगर प्रबल, यदि एक तर्क प्रबल है तो आपको ए लगाना है, तर्क दो प्रबल है तो दो लगाना है, बी लगाना है, और दोनों अगर प्रबल हैं तो आपको सी लगाना है। अगर इसमें से कोई प्रबल नहीं तो आपको डी लगाना है। तो चलिए मैं आपको तर्क की तरफ ले चलता हूँ। कथन क्या कह रहा है कि सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित होना चाहिए। क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान आपका जो है, धूम्रपान जो है आपका जो प्रतिबंधित होना चाहिए। और तर्क देखिए कह रहा हाँ, अग्नि दुर्घटनाओं को संभावना कम हो जाएगी। और सेकंड कह रहा नहीं, यह प्रभावकारी नहीं सिद्ध होगा। तो इसमें बताइए हम प्रबल कौन सा लगाएंगे, तो प्रबल हम ए लगा देंगे, यानी एक ए जो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा, एक ये हमारा प्रबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धूम्रपान पर प्रतिबंधित होने से अगर यह दुर्घटनाएं संभावना कम करेगा और व्यवहारिक रूप से यह प्रबल होगा। दो हमारा इसमें जो है नहीं प्रबल होगा। अब यही देखिए क्या कह रहा है, भारत दुनिया में कुल आईआईटी, देखिए भारत कथन है भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। आईटी उद्योग में 55% आपका जो है बाजार में हिस्सेदारी रखता है, यानी पार्टनरशिप रखता है। पूर्वानुमान कह रहा है विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण भारत में ही भारत को ही पसंद करती है। और दूसरा कह रहा है केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। अब मैं ऑप्शन आपको दिखा दूं, तो देखिए, तो देखिए अगर बात करें तो इसमें हमारा कथन की बात करें तो देखिए विकल्प हम इसमें सी लगा देंगे। इसमें ना हमारा एक निहित होगा ना ही तो हमारा दो निहित होगा। क्यों, क्योंकि कथन के अनुसार भारत दुनिया का कुल आईटी उद्योग में 55% तो आपकी हिस्सेदारी जो है वह बाजार में निवेश कर रहा है। और कथन में ना तो सस्ते श्रमिक हैं और ना ही केंद्र सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के बारे में जो है बताया गया है। तो हम दो है
विकल्प सी लगा देंगे। पूर्वानुमान, ना पूर्वानुमान एक होगा और ना ही हमारा दो अंतर्निहित है। अब देखिए क्या कह रहा है। देखिए आपका 61 नंबर प्रश्न है, ये आपका 61 नंबर है। कह रहा है कि जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये तो हमारा कथन है, यानी जो छात्र जो है रिकॉर्ड जो है प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें प्रैक्टिकल में जो है भाग लेने यानी बैठने नहीं दिया जाएगा। और पूर्वानुमान क्या कह रहा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक होना अनिवार्य है। ये तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। और दूसरा कह रहा है यहीं पे कि प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी के रूप में मजबूत बनाती है। तो इससे तो आपका कुछ अनुमान नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन देखिए 61 है ना, 62 है, 62 नंबर है, ये 62 नंबर है। देखिए अगर बात करें तो कथन इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो कथन आपको देखिए केवल हमारा एक इसमें अनुमान निहित हो जाएगा, एक केवल एक। ये आपका देखिए किस में है, देखिए विकल्प नंबर डी में है। केवल पूर्वानुमान एक आपका निहित होगा कि जिसके पास जो है आपका है प्रैक्टिकल परीक्षा में उपस्थित नहीं होगा, उसे जो है रिकॉर्ड बुक जिसके पास नहीं होगा वह प्रैक्टिकल परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये आपका एक अनुमान निहित होगा। अब कह रहा कि किसी निश्चित कूट भाषा में आपको यदि ब्रेव को इतना लिखा जाता है तो आपको कूट भाषा में एक्रोन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए क्या दिखा है आपका, बी है, आर है और क्या है, ए है, फिर बी है, उसके बाद आपका ई है। ई है, देखिए बी हमारा 2 पे, आर 18 पे, ए 1 पे, बी 22 पे और ई आपका 5 पे। देखिए सभी का आपको प्लेस वैल्यू याद कर लेनी है। अब देखिए इसको लिख क्या रहा है, इसको क्या क्या लिख रहा है, सी और टी डी जेड और जे लिख रहा है। तो सी हमारा 3 पे, टी हमारा 20 पे और डी हमारा 4 पे, जेड 26 पे और जे हमारा 10 पे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक का डिफरेंट, दो का डिफरेंट, तीन का डिफरेंट, चार का डिफरेंट और 5 का डिफरेंट। अब देखिए ए का, ए में एक जोड़ेंगे तो आपको बी मिलेगा, सी में दो जोड़ेंगे तो आपका सी आपका 3 पे 3 2 5 मिलेगा, 5 पे हमारा ई होता है। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, केवल ऑप्शन नंबर ए। अब 64 नंबर क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा उस वह विकल्प आपको चुनना है जो विकल्पों में से एक असंगत है। तो कार दे रखा है, ब्रेक है, इंजन है और एक्सीलेटर है। तो इसमें बात करें, देखिए अगर बात करें तो देखिए 64 नंबर है ना, 64 में हमारा विकल्प ए जो हो जाएगा कार। अब कार क्या है, तो ब्रेक हो गया, इंजन हो गया, एक्सीलेटर हो गया, ये सब क्या हैं, तो कार के पार्ट्स हैं। ये सब क्या हैं, तो कार के पार्ट्स हैं। जबकि कार आपका एक समूह है, इस वजह से आपका सबसे अलग हो जाएगा। अब देखिए यही क्या कह रहा है, कह रहा ई डी की बेटी है। जो ई हो जाएगी, ई जो हो जाएगी वह डी की बेटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी की बेटी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, जिसकी पत्नी सी है, यानी इसकी पत्नी कौन है, इसकी पत्नी सी है। अब क्या कह रहा है कि सी जो ए की बेटी है, सी जो है ए की बेटी है, ए की बेटी है। जो कह रहा है जिसका पति बी है, यानी यह महिला है, इसका पति कौन है, इसका पति बी है। अब पूछ क्या रहा है, डी का बी से संबंध पूछ रहा है, डी का, देखिए डी का बी से संबंध पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी देखिए इसकी बेटी है और इसके बेटी का पति इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। कह रहा एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। एक व्यक्ति है 9 किलोमीटर पश्चिम, देखिए मैं आपको बता दूं 4 दिशाएं होती है जिसमें आपका ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और आपका वेस्ट हो गया। अब 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाहिना इसके ऊपर की ओर होगा और यहाँ पे 12 किलोमीटर चल रहा है। और फिर कह रहा है फिर वह 7 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है।
उसका आरंभिक बिंदु तो ये वाला था। मान लीजिए आरंभिक बिंदु ए है, फिर बी है, फिर वह सी है। अब वो 7 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है, ये सी हो गया, यानी 7 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है। तो अब ये देखिए ये वाली दूरी और बची हुई है। कह रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, देखिए क्या करेंगे, हम कर देंगे ए सी स्क्वायर बराबर आपका ए बी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर। तो अब ए सी स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर यानी ए बी आपका कितना है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, और बी सी आपका कितना है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, प्लस आपका 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब ए सी बराबर वर्ग इधर कर देंगे, 81 और 144 जोड़ेंगे 225 आ जाएगा। अब ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 225 किसका वर्ग होता है, 225 आपका 15 का वर्ग होता है। अब देखिए 15 तो हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 15 हमारा आ गया। अब ए सी माइनस कर देंगे हम सी डी, तो हमारा 15 आया था, और सी डी हमारा चला कितना था, तो 7 किलोमीटर चला था। 15 में 7 जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। देखिए विकल्प हम डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। कह रहा एक पंक्ति में 45 व्यक्ति उत्तर की ओर जो है अभिमुख हैं, यानी 45 व्यक्ति नॉर्थ की ओर, यानी 45 व्यक्ति हैं, मान लीजिए वह नॉर्थ की ओर जो है अभिमुख हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा कि व्यक्ति ए दाईं ओर से 17वां है। व्यक्ति ए जो है दाईं ओर से 17वां है, उसे मौजूद स्थान बाईं चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। अब देखिए 17 पर प्लस 4 कर देंगे, 17 प्लस 4 कर देंगे, और 17 4 हमारा कितना हो जाएगा, 17 4 तो आपका 21 हो जाएगा, और प्लस एक और जोड़ देंगे। 17 4 21 हो जाएगा, और प्लस आपका एक और जोड़ देंगे 21। आप हाँ 21 हो गया, प्लस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये आपका 21 हो गया, 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब ए का स्थान अगर बदलते हैं, ए का स्थान जो है बदलते हैं, तो देखिए आपका 45 में से हम 21 माइनस कर देंगे और एक ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए 45 आपका 4 इधर और 2 इधर, प्लस एक जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। विकल्प हम सी लगा देंगे। अब देखिए यहीं पे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि पी का अर्थ 24 है, क्यू का अर्थ 12 है, आर का अर्थ 18 है, एस का अर्थ 19 है। तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो पी का अर्थ आपको 24 बता रहा है, तो पी का अर्थ आपका क्या है, तो पी का अर्थ आपका 24 है, और गुणा कर देंगे, और क्यू का अर्थ आपका 12 है, और प्लस 18, और भागा आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए 24 गुणे 12 प्लस का 8, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 4 दूना 8, यानी यह कितना हो जाएगा, 288 आ जाएगा। 288 प्लस का 2, और ये आपका हो जाएगा 290। ऑप्शन देखिए विकल्प ए लगा देंगे। 69। अब देखिए 69 के बाद आपका 70 नंबर प्रश्न, 70 आपका नीचे ही होना चाहिए। 70 कहाँ है, 70 68 68 है ना, 68 68 इधर होगा आपका ऊपर। हाँ देखिए यहाँ पे है, क्या कह रहा है, देखिए 8 जून 2037 को रविवार है। 8 जून 2037 को आपका संडे है, तो 8 जून 2036 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपका हो क्या रहा है, तो देखिए आपका एक साल पीछे जाने के लिए कह रहा है, एक साल पीछे जाने के लिए कह रहा है, बस एक माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, एक माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए ओड डेज की दिन देखेंगे। देखिए इसमें अगर बात करें तो देखिए 69 नंबर है। अगर बात करें इसमें अगर विषम दिनों की संख्या, यानी विषम दिनों की संख्या देखें, तो 8 देखिए एक माइनस कर देंगे सीधे आपका शनिवार आ जाएगा। बाकी इसमें तामझाम करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कथन दे रखा है, कह रहा कागज़ इस्पात हैं, यानी कुछ कागज़ जो आपके हैं, कागज़ जो है आपका क्या है, कुछ कागज़ जो आपके हैं वह क्या है,
तो इस्पात हैं, ये आपका इस्पात हो जाएगा। कुछ कागज इस्पात हो गए और सारे इस्पात आपके धातु हैं। सारे इस्पात क्या हैं? तो धातु हैं। अब फिर कह रहा है कि सारे धातुएं काली हैं, सारी धातुएं काली हैं, सारी धातुएं काली हैं। तो अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कागज धातु हैं, यानी कागज का देखिए कुछ हिस्सा तो आपको धातु में है, बिल्कुल सही है। सारी इस्पात काली हैं, तो सारी की सारी इस्पात जो है आपकी यहाँ पे सारी की सारी जो इस्पात है आपकी काली हैं, यह बिल्कुल सत्य है। यानी दोनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण कर रहे हैं, तो विकल्प हम डी लगा देंगे। अब देखिए कितना नंबर है, 70 71। क्या कह रहा है 71 नंबर? तो देखिए कह रहा है कि एक कोड भाषा में मैन का मतलब आपका देखिए मैन का मतलब पूछ रहा है। कह रहा है उस कोड में वान बैग मैन का अर्थ है वायलेट ब्राउन मैग्नेटा, और कह रहा है उसी कोड में वान लैन मैन का अर्थ है वाटर लेमन मैग्नेटा। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें आपका पूरा जो देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें आपके डाटा पूरा दे रखा है। डाटा क्या पूरा दे रखा है इसमें? तो ऑप्शन हम देखिए ऑप्शन ए लगा देंगे कि दोनों कथनों को उपलब्ध कराने के बाद भी हमारा सवाल जवाब देने के लिए जो है आपका पर्याप्त नहीं, तो ऑप्शन ए लगा देंगे। अब 72 नंबर देखिए क्या कह रहा है यहीं पे। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, देखिए थोड़ा सा कह रहा क्या वनिता 24 वर्ष की है? 5 साल पहले वनिता की उम्र एक अभाज्य संख्या नहीं थी। यानी देखिए वनिता जो है 24 साल की थी, 5 साल पहले जो है उसकी एक संख्या अभाज्य नहीं थी। लेकिन 19 क्या है? 19 तो आपका अभाज्य है कि नहीं है? 19 आपका अभाज्य संख्या है। अब बात करें जो कि आप कथन देखिए दूसरा क्या कह रहा है, वनिता अपने भाई की उम्र से 2/3 गुनी है 39 साल के बाद। यानी देखिए सेकंड के बाद वह करें, पहला तो हमारा ये प्रश्न था। तो देखिए 39/2 और गुणे कर देंगे 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 26 वर्ष आ जाएगा, 26 वर्ष आ जाएगा। यानी देखिए इसमें जो है कथन उपलब्ध अकेले ही सवाल देने का लिए पर्याप्त है। विकल्प हम बी भी इसमें लगा देंगे, विकल्प बी। जो वनिता की उम्र है आपकी 26 वर्ष हो जाएगी। कह रहा वनिता की उम्र क्या कह रहा, क्या वनिता की उम्र 24 वर्ष की है? तो देखिए यही पूछ रहा था, तो वनिता की उम्र हमारा जो है पता चल गया 26 वर्ष की है। तो कथन जो दो है वह सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। अब 73 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्यातीत चित्र आपको जो दे रखा है वह अगला चित्र क्या होगा? तो आप इसमें यह बताइए। देखिए आपका ये जैसे आपका प्रश्न है, ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। तो अगर बात करें देखिए ये जो आपका दे रखा है ना 1 2 3, ये वाला आपको काउंट करना है। इसमें आपको 3 मिलेगा, इसमें आपको 3 मिलेगा, इसमें आपको 4 मिलेगा, इसमें आपको 5 मिलेगा, ये आपको 6 मिलेगा। तो अब हमें 7 वाला चूज करना है। तो 7 गोले किस में है, यानी इस तरह से आपको 7 गोले किस में मिल रहे हैं, डार्क में। तो ये जो हमें मिल रहा है देखिए डी ऑप्शन देखिए, यानी ये वाले इसमें मिलेगा, ये वाला। अब कह रहा है यदि किसी दर्पण को, देखिए यहाँ पे 74 नंबर है, यदि किसी दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा? अब देखिए हमारा यहाँ पे क्यों दे रखा है, क्यों दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो क्यों तो हमारा देखिए क्यों हमारा पी नहीं बनेगा, क्यों हमारा बी नहीं बनेगा, और क्यों हमारा एस नहीं बनेगा। क्यों हमारा देखिए कि पी तो हमारा बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या दे रखा है, अब आपको यहाँ देखिए आपका 24 दे रखा है, 24 यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो इस वजह से ये नहीं होगा। 24 का आपको देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ए हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए होगा या कि नहीं होगा? जो आपका 2 है ना वो 5 की तरह दिखेगा, ये इसका तरह दिखेगा, ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद हम मैथ सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका कौन सी आकृति जो है इसे पूरा करेगी। अब इसे पूरा करने के लिए देखिए, इसे पूरा करने के लिए आपका पूरा डार्क होना चाहिए और यहाँ पे आपको खाली होना चाहिए। देखिए विकल्प नंबर सी में आपको दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए ये वाला, देखिए यहाँ पे। अब रही देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको जो है ये अब PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए अब मैं सॉल्व कराता हूँ मैं आपको।
तो इसका एक बार और स्क्रीनशॉट लेकर इसको जो है कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। स्क्रीनशॉट लेकर इसे कमेंट में बताइएगा कि उत्तर क्या आना चाहिए। मैं 32 नंबर आपसे सॉल्व कराता हूँ। कह रहा जब सॉरी, जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है। यदि 26 n को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो अगर बात करें, देखिए 32 नंबर प्रश्न है। तो 32 नंबर प्रश्न है, देखिए। तो अगर देखिए आपका क्या है, 26 n दे रखा है ना, तो 26 n है। तो अगर इसे 13 से विभाजित करते हैं, 13 दूना 26 गुणे n, तो अब ये देखिए कि आपका पूरा क्या हो जाएगा, 13 से पूरा विभाज्य हो जाएगा, यानी आपका शून्य आपका शेषफल आ जाएगा। विकल्प ए इसमें करेक्ट कर देंगे। अब यही देखिए आपका 33 नंबर कह रहा है कि दो अलार्म घड़ियां हैं, 144 सेकंड और 120 सेकंड को नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि पहली बार एक साथ 6 बजे यानी शाम को 6 बजे यह बजती हैं तो अगली बार ये एक साथ कब बजेंगी। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, 144 और 120 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 720 इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम तो आपको लोगों को लेना आता होगा। 144 और 120 का एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए एलसीएम तो आपका 720 आ गया। अब देखिए आपका कितना है, 6 बजे है ना, 6 बजे है, और प्लस क्या करेंगे 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब 6 बजे हैं। अब देखिए 720 का सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, 720 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 मिनट। इसमें आपको अगर 60 से भाग देंगे तो आपका देखिए 12 मिनट आपका हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा, यानी 6 बजकर 12 मिनट। अब ये देखिए 6 बजकर 12 मिनट, यानी ऑप्शन सी हम इसमें लगा देंगे। अब कह रहा है कि इसे हल करना है आपको, इसे हल करना है। तो 33.64 और 8.41, अब इसे सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे इसके लिए। तो इसमें इससे भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे। तो अगर ये करनी से बाहर निकलेगा तो देखिए क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5.8 आ जाएगा, 5.8 आ जाएगा। भागा आपका हो जाएगा 8.41 है ना, ये हो जाएगा आपका 2.9 हो जाएगा। और गुणा कर देंगे, देखिए गुणा है ना, गुणा लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा 8.7 और भागा आपका हो जाएगा 2.9। यह एक तरह से आपका इसका क्या कर देंगे, ये आपका दो गुणा हो जाएगा ना, हाँ 2 गुणा इसको कर देंगे, क्योंकि ये आपका 2 बार रिपीटेड है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा करा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, और ये आपका गुणा तो आपका 2 इधर है, तो 6 गुणे और आपका 2 हो जाएगा 12 आपका आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब कह रहा है भिन्न, इसमें आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, इन संख्याओं को आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए आपका इसमें 5 8 आपका रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 0.38 और 5 के 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, 58 के ऊपर बार लगा देंगे। अब देखिए 358, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देंगे और 990 नीचे लगा देंगे। और 358 में से जब 3 जाएगा 355 आ जाएगा, और बटे आपका 990 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हम सी विकल्प से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए, कौन सा मान आना चाहिए। तो आपका 4 है, देखिए क्या है, तो 4 है, 4 लगा देंगे। अब 3 और 5 का जो है जो वर्ग आपका दे रखा है ना, तो 5 या ये आपका हो जाएगा 3, 3 त्रिका 9 और 9 पचे आपका 45 हो जाएगा, यानी 3 का वर्ग हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 45, प्लस आपका हो जाएगा 45, 45 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आपका लगा रखा है। फिर 5 का आपका देखिए, 5 का आपका वर्ग से निकलेगा तो आपका 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस का आपका 191 दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये आपका
45 और 4 आपका जुड़ेगा तो ये आपका 49 हो जाएगा। माइनस का आपका क्या हो जाएगा, बराबर का आपका प्रश्नवाचक मार्क हो जाएगा, माइनस तो नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और प्लस का आपका 191 और में से आपका ये आ जाएगा 186 आ जाएगा, ये 186 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क को हम इधर लाएंगे तो ये आपका 49 में से 186 इसको माइनस कर देंगे, 137 आ जाएगा। अब विकल्प हम ऑप्शन सी लगा देंगे। अब 37 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि एक कक्षा में 32 विद्यार्थी का औसत वजन आपका इतना दे रखा है, 53.25 किलोग्राम है, और शेष आपके 16 विद्यार्थियों का औसत आपको वजन 49.5 किलोग्राम है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन आपको ज्ञात करना है। अब बात करें तो 32 विद्यार्थियों का औसत वजन आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 53.25, इसका गुणा करा देंगे कितने, तो आपका 32 से, 32 से मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1704 आ जाएगा। और साथ ही 16 विद्यार्थियों का औसत वजन आपका दे रखा है, 16 विद्यार्थियों का आपका दे रखा है 49 गुणे 5.5 और कर देंगे 16, अब यह कितना आ जाएगा, तो 792 आ जाएगा। अब देखिए, अब 32 और प्लस 16 को ऐड कर देंगे, 32 और 16 को ऐड कर देंगे, 6 2 8 3 1 4 48 आ गया। विकल्प ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है 3 संख्याएं 19, 21 और 23 के अनुपात में है, यदि तीसरी संख्या का 3 गुना पहली संख्या दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 841 दे रखा है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। अब 38 नंबर प्रश्न है, तो 3 संख्याएं हैं आपकी 19, 21 और 23 दे रखा है। अब इनको देखिए क्या करेंगे, इनको मान लेंगे 19x और आपका क्या है 21x, और क्या हो जाएगा 23x हो जाएगा, 23x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखिए 23x और गुणे 3, 3 संख्याएं हैं ना, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस लगा के ब्रैकेट में कर देंगे 19x और प्लस कर देंगे 21x, और बराबर आपका इनका अंतर कितना दे रखा है, 841 इनका अंतर दे रखा है। अब देखिए 23 गुणे 3 आपका करेंगे तो आपका हो जाएगा 69x हो जाएगा, 69x हो जाएगा, माइनस 19 और आपका 40, 19 और 21 जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 40 है, 40 हो जाएगा, 40x हो जाएगा, अब बराबर 841 आपका है। अब देखिए, और 69 में से आपका 40 जाएगा तो आपका 29x हो जाएगा, बराबर 841 हो जाएगा। अब x का मान चाहिए, x का मान हो जाएगा 841 और बटे आपका 29 हो जाएगा। अब 29 से इसे काटेंगे तो x बराबर आपका 29 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 29 ही आ जाएगा। अब क्या है, संख्याएं हमारे पास आ गई, देखिए पहली संख्या 19 है, 21 है और 23 है, तो क्या करेंगे देखिए, अब इनको 19 गुणे कर देंगे 29, उसके बाद देखिए फिर 21 गुणे कर देंगे 29, उसके बाद क्या करेंगे 23 गुणे कर देंगे 29, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा, देखिए पहला 19 का 29 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 551 आ जाएगा। अब 21 का 29 में गुणा होगा तो 609 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 29 का 23 में गुणा होगा तो 667 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर ले लिए, इन दोनों का अंतर लेंगे, यानी तीसरे का और पहले संख्या का अंतर 667 में से 551 जाएगा तो 116 आपका आ जाएगा, 116 ऑप्शन नंबर ए में है। 39 नंबर प्रश्न देखिए कहाँ है, 38 तो हो गया ना। अब कह रहा है कि देखिए एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों का एक समूह, औसत आयु 17 वर्ष है, 16 वर्ष की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों को औसत उम्र आपका 16.5 साल में परिवर्तित हो जाती है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच के लिए पंजीकरण किया था। तो अब देखिए बात करें आपका 17x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 17x प्लस आपका 10 हो जाएगा, और 10 और गुणे कर देंगे 16 हो जाएगा, और बटे क्या कर देंगे x प्लस आपका 10 कर देंगे। जैसा जैसा प्रश्न कहता है, कह रहा है कि आयु 17 वर्ष वाले आयु 16 वर्ष की आयु वाले के आपके 10 नए छात्र जुड़ जाते हैं। तो अब देखिए, और बराबर आपका यह कितना हो जाता है, यह हो जाता है आपका 16.5 हो जाता है, 16.5 हो जाता है।
अब तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 17x और प्लस का आपका 160 हो जाएगा, 16 दहाई में 160 हो जाएगा और बराबर यह देखिए हो जाएगा 16.5x हो जाएगा और प्लस का 165 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। अब ये देखिए 0.5x इधर आ जाएगा और 5 इधर आ गया। अब क्या करेंगे 0.5 को आपको 10 कर देंगे और बराबर इधर आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5x बराबर आपका 50 आ जाएगा। तो x का मान आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे। 5 दहाई आपका 10 हो जाएगा। कह रहा 3600 का 50% और 40 का 30% और 20 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह से प्रश्न क्या है आपका दे रखा है 3600 दे रखा है। 3600 गुणे आपका कितना है तो 50 का 100 कर देंगे। उसके बाद गुणे फिर आपका 40 का 100 कर देंगे। फिर आपका कितना है फिर 30 है, 30 का भी बटे 100 कर देंगे। उसके बाद क्या है 20 का है, इसके भी बटे 100 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक शून्य से तो एक शून्य कट जाएगा, यहाँ से भी एक शून्य कटेगा, यहाँ से भी एक शून्य कट जाएगा और यहाँ से भी एक शून्य कटेगा। तो देखिए 3600 और 5 कम 5 दूना 10 यानी 1/2 यह आ जाएगा। 4 दूना 4 2 5 10 यानी ये आपका हो जाएगा 2/5 यह आ जाएगा। और इस तरह से आपका 3/10 इधर आ जाएगा और इधर आपका 1/5 इधर आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 गुणे आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 1 और बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा और 5 फिर आपका 10 और गुणे आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए 10 से 10 आपका कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो हम यहाँ ख़त्म कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपका ख़त्म हो गया और 36 दूना 72 और आपका 5 तो एक बचा हुआ है ना। 36 दूना 72 और 3 आपका 216 हो जाएगा और बटे आपका 5 हो जाएगा। अभी आपका कटेगा नहीं तो 5 चौका 20 और आपका 43.2 आ जाएगा। देखिए विकल्प हम डी लगा देंगे। कह रहा कि एक किंडल 41 नंबर है। इकतालीस नंबर, चलिए 42 नंबर देखिए। 42 नंबर से उसका ऑप्शन नहीं दे रखा है। ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किया। फिर उसने 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। सी ने इसे 30% लाभ पर जो है 684 रुपये में बेच दिया। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, यह रुपये में आपको बताना है। अब बात करें तो देखिए इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए। थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं, स्क्रीन पे आएंगे नहीं। बस 4-5 क्वेश्चन आप बचे हैं। देखिए 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और देखिए अगर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह प्रैक्टिस टेस्ट में। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और 31 नंबर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, 31 नंबर होमवर्क, उसे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और देखिए और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है या तो वीडियो आप रिपीट देख लीजिएगा, रिपीट करके या तो पुनः आप जो है टेलीग्राम पे अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं।